स्वागत है आप सबका हम सबके फेवरेट एक्टर के ड्रामा के लास्ट पार्ट की शुरुआत में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोयन जियाओ को दिखा रहा होता है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। वो देखती है कि जो लड़की यहाँ पर उस बदमाश बिजनेसमैन को पटा करके बगल कमरे में लेके गई थी, एक्चुअल में वो बदमाश नहीं, वो पुलिस के डिपार्टमेंट से है। और वो उस बदमाश बिजनेसमैन को जान से मार देती है, ये इनका मिशन था। और वो गर्ल मोयन के डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती है। जाओ से कहता है कि एक्चुअल में ये मेरा प्लान था और तुम्हें सेव करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम मुझे ये बात बताओ, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, सबको पता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, तो फिर तुम क्लब में आकर के क्यों ही डांस कर रही थी? जियाओ को उसको कहना था, एक्चुअल में वो उस इंसान को ही सबक सिखाने के लिए आई थी, मैं तो जस्टिस लेने के लिए आई हुई थी जो कि तुमने दिला दिया। बाकी काम मुझे तुमसे है। मोइन से कहता है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए? जियाओ कहती है कि एक्चुअल में मैं बहुत ही वीक हूँ, तुम्हारी तरह पावरफुल नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड रोहान मुझे चीट कर रहा है, मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए, और अगर मैंने उससे डाइवोर्स नॉर्मली मांगा तो वो मेरे सारे पैसे छीन लेगा, और ये पैसे मैं उन्हें देने से अच्छा गिफ्ट के तौर पर आपको देती हूँ, ताकि आपके मिलिट्री की टीम में आपका हेल्प हो सके। मोहन उसे कहता है, ये तो तुमने काफी फायदे की डील की थी। मोहन को ऐसा लग रहा होता है कि जियाओ को शायद ये नहीं पता है कि एक्चुअल में उसे खुद पैसे की कमी नहीं है, और ना ही उसे ये चीज़ याद है कि उसी ने मोइन की जान बचाई थी। इसी वजह से वो शुरुआत में थोड़ा-सा उसे फ्लर्ट करने का कोशिश करता है, तो जिया उसी का गन लेकर के उस पे तान देती है। मोइन हँसते हुए कहता है, पहले गन चलाना तो सीख लो। वो उसे गन चला के बताता है कि वो चलता कैसा है। जियाओ को घर जाने के लिए बोलता है, गन उसे रखने के लिए दे देता है। यहाँ पर इस तरीके से जब जियाओ जल्दी-जल्दी घर पहुँचते है, उसके हेल्पर कहती है कि तुम्हारी मॉम कब से गेट नॉक कर रही है, तो जियाओ सोने की एक्टिंग करने लगती है। रोएन की मॉम आती है एज़ यूजुअल, उसने यहाँ पर उसमें नींद की दवा मिलाई हुई थी, और वो जियाओ को दे देती है पीने के लिए मिल्क। जियाओ इस बार भी पीने की एक्टिंग करने लगती है, और रोहन की मॉम को कहती है कि एक्चुअल में डॉली के लिए मैंने जो नेकलेस अपने डैड के पास मंगाया था, वो नेकलेस कल डिलीवर होने वाला है, तो वो मैं आपको दे दूँगी। ये सुनते ही रोहान की मॉम बहुत खुश होने लगती है। जियाओ को बोलती है कि ठीक है, तुम मिल्क पी लेना, मैं जा रही हूँ फ़िलहाल। और वो वहाँ से चली जाती है। वो घर की मेड को ऐसे गमले में वो मिल्क डालने के लिए बोलती है, और बोलती है, मैं जैसा एक्टिंग कर रही हूँ वैसा करते जाओ। उसकी मेड वो बात मान जाती है। जिया कमरे में एक नशे का ऐसा धुआं वाला इंसेंस जलाती है जिससे कि पूरा कमरा भर जाता है। इधर क्यू को गेस्ट रूम में रखा जाता है, तो जियाओ की मेड जाकर के उसे कहती है कि जियाओ का कहना है, अब तो वो वैसे भी रूहान से डिवोर्स ले रही है, तो वो मास्टर बेडरूम में रह के क्या करेगी? तो उसने कहा है कि क्यों जाकर के खुद ही मास्टर बेडरूम में सोए। तो क्यों खुश होकर के मास्टर बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। कमरे में अंधेरा था, रूहान की फैमिली को लग रहा था कि जियाओ ही कमरे में होगी, उन्हें पता नहीं था। तो वो लोग रूहान को कमरे में भेज देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से रूहान जो है उसे जियाओ समझ करके रोमांस करने लगता है। लेकिन उस धुएँ की वज़ह से वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। अगली सुबह यहाँ पर जब रूहान की मॉम जियाओ को बाहर चाय पीता हुआ देखती है, तो वो शॉक हो जाती है। वो सोच रही थी उसे तो कमरे में होना चाहिए था, अगर ये यहाँ पर है तो कमरे में कौन है? वो लोग जल्दी-जल्दी देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया था बाहर से। तो अंदर देखने पे पता चलता है कि एक्चुअल में रोहान और क्यों है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोहान जो है बेचारे का प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उस दवा के असर में वो बहुत ही अग्रेसिव हो गया था। जियाओ ये देख करके खुश हो रही होती है, पिछले जन्म में जो उसने सब कुछ झेला था, अब झेलना क्यों की बारी है। यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। उनका कहना था कि उस डिवाइन डॉक्टर को बुला के लेके आने, वरना रोहान फिर कभी बाप बनने के लायक ही नहीं रहेगा। यहाँ पर ये देखते ही रोहान की ग्रैंडमदर का हालत ख़राब हो जाता है, और वो ब्लड की वोमिटिंग करने लगती है। उनका लास्ट दवा भी ख़त्म हो जाता है। उसी डिवाइन डॉक्टर के पास से उनका दवा भी चल रहा था। अब उस डिवाइन डॉक्टर को ढूँढना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो लोग परेशान हो रहे थे। इन सब का ज़िम्मेदार वो लोग जियाओ को ही ठहरा रहे होते हैं। काफ़ी गुस्से में क्यू वहाँ पर नीचे जियाओ को ढूँढने के लिए जाती है। और वो जियाओ पर अटैक करते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था, तुमने कल जानबूझ करके मुझे अपने कमरे में भेजा था। जियाओ हँसते हुए कहती है, मैंने तो तुम पर एहसान करके तुम्हें मास्टर बेडरूम दिया था, और तुम मेरे साथ ही ऐसा बिहेवियर कर रही हो। अब वो लोग कह रहे होते कि छोड़ो, अभी इससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें उस डिवाइन डॉक्टर को ढूँढना होगा, वरना रोहान कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वो व्हीलचेयर पर चलते हुए यहाँ पर आता है।
तभी घर की मेड कहती है कि जिस डिवाइन डॉक्टर को तुम लोग ढूँढ रहे हो वो कोई और नहीं, जियाओ ही है। जियाओ फ्री में तुम लोगों का ट्रीटमेंट कर रही थी और उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा हुआ था। जियाओ कहती है एक्चुअल में हमारी फैमिली बहुत फेमस है और लोगों में और ज़्यादा उन्हें फेमस होने की ज़रूरत नहीं थी। इस वज़ह से मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करके ही लोगों का ट्रीटमेंट किया करती थी। मैं तुम दोनों का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि रोहान और उसकी ग्रैंडमदर का। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि रोहान और क्यू मुझसे घुटने के बल होकर के माफ़ी माँगेंगे। ये काम रोहान करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि डिवाइन डॉक्टर ही उसे ठीक कर सकती है। तो वो यहाँ पर उससे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्यों कहती है, "मैं इतने ऊँचे पोस्ट से जॉब करती हूँ, मैं उसके सामने घुटने के बल नहीं होने वाली।" रोहान कहता है, "इट मीन्स कि तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? नहीं ना? तो जैसा कह रही हूँ वैसा करने के लिए।" तो फिर उन्हें घुटने के बल होकर के उससे माफ़ी माँगनी पड़ती है। इसके बाद दूसरी शर्त वो रखती है कि मुझे यहाँ पे रुहान से डाइवोर्स लेना है। वो लोग नहीं चाहते थे कि ज़ियाओ का डाइवोर्स रुहान से हो, क्योंकि यहाँ पर फिर सारी डाउरी भी उन्हें लौटानी पड़ेगी। लेकिन ज़ियाओ की यही शर्त ही थी, अगर रुहान उसे डाइवोर्स नहीं देगा तो फिर वो उन्हें ट्रीट नहीं करने वाले। तो वो लोग मान जाती है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो यहाँ पे रुहान और उसकी ग्रैंडमदर को ट्रीट करती है। डाइवोर्स के लिए पेपर्स पर वो लोगों ने उससे सिग्नेचर ले लिए थे। सिग्नेचर वगैरह लेने के बाद जिया शांति से वहाँ जा रही होती है। गुस्से में आकर के रोहन यहाँ पर उस पर गन तान देता है और कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। उसकी फैमिली हंसने लगती है, अब तो जिया ने उसे ट्रीट कर दिया, अब क्या। लेकिन तभी वहाँ पर मोयन अपनी पूरी टीम को लेकर के आ जाता है और कहता है मिलिट्री वालों को गन दुश्मनों पर तानने के लिए और उन पर अटैक करने के लिए दी जाती है। जिया तुम्हारी दुश्मन कैसे हो गई? उसके आते ही सब यहाँ पर शौक हो जाते हैं कि मोयन जैसा इतना हाई ऑफिशियल यहाँ इतने घर के छोटे मैटर में क्या हेल्प करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि जिया का उससे कनेक्शन है। अब सब यहाँ पर मोयन के आओ भगत में लग जाते हैं। मोयन पूछ रहा होता है क्या हुआ है बताओ, तो जो रोहान की ग्रैंडमदर थी वो इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती है कि जिया हमें बुली कर रही है। एक तो इतने सालों से शादी करके वो यहाँ घर पे रही और फिर वो डाइवोर्स लेकर के हमसे हमारे ही पैसे को मांग रही है। उसने जो डाउरी दिया है वो तो कुछ भी नहीं था, जो कि हमने इतने सालों में जिया को दिया है। जिया की मेड कहती है अच्छा, चलो ये भी क्लियर कर देते हैं कि जिया ने अब तक तुम लोगों की फैमिली पर कितना खर्चा किया है। ये बोलते हुए सारी बातें यहाँ पर गिनवाने लगते हैं। इतने सालों में यानी पिछले 3-4 सालों में जियाओ की फैमिली ने जितना भी रोयन पर खर्चा किया था सारा हिसाब यहाँ पर था। अब मोयन का एक ही बात पूछना था कि फिर जियाओ ने रोयन से डिवोर्स क्यों लिया? तो जिया साफ कह देती है क्योंकि रोयन का अफेयर क्यू के साथ चल रहा है, जो कि मिलिट्री में ही काम करती है। अब जब उसका अफेयर चल रहा है तो मैं चीटर के साथ थोड़ी ही रहने वाली हूँ। मैं तो बस अपनी डाउरी माँग रही हूँ कि उतने ही पैसे मुझे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन ये लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। मोइनो से कहता है ये तो गलत बात है। रोहन की मॉम का कहना था, ग्रैंडमदर का कहना था कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन लोगों ने अब तक हम पर इतने पैसे लौटाए हुए हैं। तो उसके मेट कहती तो ठीक है, हमने जो मैनेजर्स रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर जियाओ का बिज़नेस सँभालते हैं, उन्हें बुला लेते हैं। उनके पास तो सारा बही खाता है। 4-4 मैनेजर यहाँ पर जो कि उसके डैड की फैमिली की तरफ से थे। वो यहाँ पर इनके बिज़नेस को सँभाला करते थे, वो चारों यहाँ पर आ जाते हैं और अब तक उन लोगों ने लाखों रुपए जियाओ के फैमिली से ले लिया था बेथोरल गिफ्ट के नाम पर। अब जब यहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है, तो फिर मजबूरी में यहाँ पे रोआन को वो सारी चीज़ लौटाने के लिए उन्हें बोलना पड़ता है। और यहाँ पर इस तरीके से जियाओ उस पेपर्स पर उसे साइन करवा लेती है और बदले में जो उतने पैसे तो उसके पास थे नहीं, तो ये घर उसे छोड़ कर के जाना पड़ता है। और यहाँ पर घर छोड़ कर के जाने की वजह से अब रोहान लोगों को एक छोटे से घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन रोहान के दिमाग में ज़रूर चल रहा था, जियाओ ने आखिर ऐसा क्या किया है कि मोइन यहाँ पर उसका सपोर्ट कर रहा है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, अमीर वो जियाओ की ही वजह से था, पर उसे ही धोखा दे करके वो वापस से अपनी गरीबी की ज़िंदगी में लौट चुका था। उनके जाने के बाद जिया नोटिस करती है कि मोइन इंसर्ट है, तो वो यहाँ पर उसका पोस्ट ऐड करने लगती है। मोइन भाई साहब यहाँ पर जियाओ के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहे थे। ये दिखा रहे होते हैं कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन जियाओ का रिलेशन अभी-अभी टूटा था, तो वो यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहती है कि काफ़ी रात हो गया है, फिलहाल आप भी अपने घर जाओ, हम बाद में कभी मिलेंगे।
अगले सीन में रोहान और क्यू और उसकी फैमिली ऐसे छोटे-मोटे घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि क्यू बहुत ही नानुकुर कर रही थी। वो कहती है, "मैं इतनी अच्छी फैमिली से आती हूँ, तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है।" रोहान कहता है, "अरे हम दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है ना।" लेकिन क्यू यहाँ पर रियाज से बदला लेने के लिए कुछ गुंडे लोगों को रात में जियो के घर जाकर के उसे बुली करने के लिए बोल देती है और बदले में उन्हें पैसे भी देती है। रात में सबसे छुपाते-छुपाते वो लोग उनके घर में एंट्री कर रहे थे। इधर रोहान पेट्रोलिंग पे निकला हुआ था, तो वो ये चीज़ देख लेता, तो जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ने लगता है। इधर जिया भी अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हुई थी, उसने अपने सेफ्टी के लिए मोइन का दिया हुआ गन अपने पास रखा हुआ था। विंडो ओपन करके सो रही थी, वो लोग एंटर करते हैं तो मोइन यहाँ पर आकर के जिया को सेव करने लगता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। हालाँकि जान से नहीं मारता है। जिया यहाँ पर मोइन को शुक्रिया कहती है, उसका जान बचाने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए। और लोगों से पूछने पर पता चलता है कि क्यों ने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। तो मोइन यहाँ पर अपनी हेल्पर को बोल देती है उन्हें जा कर के सिर्फ़ धमकी दे देने के लिए कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी कि मोइन इस तरीके से उसका केयर कर रहा है, बट उसे नहीं पता था कि मोइन एक्चुअल में उसे पसंद करता है, इसी वज़ह से ऐसा कर रहा है। जब वो वहाँ से जाने लगता है, तो जिया उससे बात करने के लिए आती है, उसका ड्रेस छूट गया था, उसे देने के लिए जाती है, तो वो उसे अपने हाथों से ऐसे पहनाने के लिए बोलता है। जब जिया उसे वो ड्रेस पहना रही थी, तो उनके बीच कुछ यहाँ पे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और वहाँ से कमरे में जाने लगती है। मोइन भी वहाँ से ये सोचते हुए चले जाता है कि धीरे-धीरे ही वो यहाँ पर ज़िया को अपना बनाएगा। घर की मेड जिया से पूछ रही होती है, मुझे लगता है कि मोइन आप में इंटरेस्टेड है। बट वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर अपने ऑफ़िस में भी मोइन जियाओ को याद करके काफ़ी स्माइल किए जा रहा था, तो उसकी सेक्रेटरी भी समझ जाती है कि वो जियाओ को पसंद करने लगा है। इधर वो लोग पहुँच जाते हैं क्यू के घर उन दोनों काउंटर लोगों को लेकर के और मोइन की तरफ से उसके लिए वार्निंग आया था कि अगर वो अपनी जॉब को खोना नहीं चाहती है, तो फिर ऐसी हरकत वो दोबारा नहीं करेगी, वरना उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्यों सोचे होते उसका ये प्लान भी खराब। घर पर नॉर्मल फूड परोसा जाता है तो वो गुस्सा करने लगती है कि मैं ये घास-फूस नहीं खाने वाली हूँ। रोहन उस पर गुस्सा करने लगता है तो सारा ब्लेम वो जिया पर डाल देती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ है, हमें उससे रिवेंज लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रोहन की फैमिली तैयार हो जाती है। अगले दिन जिया अपने मेंशन में रह रही होती है, तो वो लोग वहाँ पर जाकर के तमाशा करने लगते हैं कुछ अपने जान-पहचान के लोगों को लेकर के, कि किस तरीके से उसके ससुराल वालों को उसने घर से बाहर निकाल दिया। अब उसे तो लगा था कि इतना तमाशाबाजी के बाद जियाओ काफ़ी घबरा जाएगी और वो उन्हें घर पर वापस ले लेगी या फिर उन्हें पैसे-वैसे कंपनसेशन के तौर पे दे देगी। कुछ रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। जो लोग ये बातें सुन कर के जियाओ के बारे में गलत-गलत ही पेपर में छापने का प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन रुआन की तरफ से भेजा गया मैनेजर वहीं पर रियाओ के फ़िक्र करने के लिए वहीं पर था और जब वो यहाँ पर देखता है कि जियाओ के बारे में ये सारी बातें हो रही हैं, तो वो आकर के यहाँ पर सबको सच्चाई बता देता है कि एक्चुअल में जियाओ ने रुआन से क्यों ही ब्रेकअप किया और वो एक चीटर था। वो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी लड़की को घर लेकर के आया और उसका किसी और के साथ अफ़ेयर था और वो लड़की कोई और नहीं क्यों ही है, जो भी उसकी वाइफ़ लीगल वाइफ़ बन कर के घूम रही है। इसी वज़ह से जियाओ ने उन दोनों का रास्ता छोड़ दिया। इस वज़ह से सब यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पे लव अफ़ेयर का मैटर चल रहा है और उनका इंटरेस्ट यहाँ पर ये प्यार-मोहब्बत वाले न्यूज़ में ज़्यादा जाने लगता है। और फिर वो मैनेजर को थैंक्स बोलती है, उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो ये सब कुछ मोइन के कहने पर कर रहा है। उसे तो लग रहा था कि ये सब कुछ वो उसका मैनेजर है इसलिए इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गया। नेक्स्ट डे अपनी सेफ्टी के लिए जियाओ मार्शल आर्ट सीखने के लिए जाती है। वो बचपन में यहाँ पर अपने मास्टर के पास आया करती थी, वापस से उसे यहाँ देख कर के उसका मास्टर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे वापस से अपना शागिर्द, अपना स्टूडेंट बनाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अगले 1-2 दिनों तक वापस से मार्शल आर्ट यहीं पर रह कर के सीख रही होती है। यहाँ पर बातों-बातों में इस तरीके से मोइन भी गुज़रता है, तो वो उसे देख कर के कहीं न कहीं खुश हो रहा था कि वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये काम कर रही है। वो जानता था कि वो खुद को सेव करने के लिए कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट में ज़िया इस तरीके से मास्क लगा कर के घूम रही थी, जब मोइन उससे मिलता है, तो उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसे इग्नोर कर रही है, वो मास्क लगा कर के उसे इग्नोर करते हुए क्यों जा रही थी? तो अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए जियाओ कहती है, "मैं भला तुम्हें क्यों ही इग्नोर करूँगी? तुमने अब तक मेरा इतना हेल्प किया है।" ऐसा कह के वो शर्मा करके घर चली जाती है। धीरे-धीरे मोइन का ज़्यादा तो उस पे चल ही रहा था। घर जाती है तो रुआन और क्यू के शादी का कार्ड
उससे मिलता है कि उन्हें पर्सनली यहाँ पर जियाओ को शादी का कार्ड दिया था। वो पिछले जन्म में याद कर रहे थे कि उन लोगों ने उसे कितना बुली किया था। घर की मेड पूछती कि क्या वो उस शादी में जाएगी? वो कहती है ऑब्वियसली मेरे एक्स हस्बैंड की शादी है, मैं नहीं जाऊँगी तो कैसे चलेगा? वो रेडी-वेडी होकर के शादी में जाने का प्लान करती है। इधर अपने उस छोटे से घर पर ही अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला कर के रोहन और क्यों शादी कर रहे थे, उसके रिश्तेदार तो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं, मानो कि कितने सालों के भुक्कड़ और उन्हें कुछ खाने के लिए ही नहीं मिला हो। यहाँ पर उन लोगों ने मिलिट्री से होने की वजह से मोइन को भी बुलाया हुआ था। अब मोइन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जियाओ के लिए आया था क्योंकि उसे पता था, जियाओ यहाँ पर ज़रूर ही आने वाली है। और इस तरीके से जब यहाँ पर थोड़ी देर बाद जियाओ आती है, तो वो अपने साथ काफ़ी सारी खाने-पीने की चीज़ें भी लेकर के आई हुई थी। उसकी फैमिली नीचे जाती है उससे बात करने के लिए। और वो लोग बोल रहे थे कि हमें पता था तुम्हें हम पे तरस आ ही जाएगा, जो भी हो हम फैमिली ही है ना। जया हँसते हुए कहती है, "एक सेकंड ये चीज़ें मैं तुम्हारे शादी के गिफ्ट के लिए नहीं लेके आई हूँ, बगल में जो अनाथालय है ना, उन्हें डोनेट करने के लिए लेकर के आई हूँ।" ये देखते ही रोहन गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ मेरा इंसल्ट करने के लिए कर रही हो ना? जया कहती है, "हाँ, ऑब्वियसली ये सब कुछ मैं तुम्हारा इंसल्ट करने के लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हारी होने वाली बीवी ने ही तो मुझे शादी का इन्विटेशन भेजा था ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं शांति से यहाँ पर आऊँगी?" वो यहाँ पर जियान को बुली करने का कोशिश करता है, तो जियान ने जो मार्शल आर्ट सीखा था, उससे जो उसका और क्यू का यहाँ पर पिटाई लगाती है कि बस पूछो ही मत। मोइन भाई साहब तो उसके इस कातिलाना अंदाज से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। साड़ी खराब करने के बाद वो हेल्पर्स को उन सामान को उठाने के लिए बोलती है और बगल वाले अनाथालय में चली जाती है। जहाँ पर कि एक बच्चे को भूख लगा हुआ था, तो जिया उसमें से वो कुकी खाने के लिए उसे दे देती है। यहाँ पर इस तरीके से मोयन आता है, वो जिया से कह रहा था कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही दरिया दिल निकली, अपने एक्स हस्बैंड की शादी में आने का हिम्मत सबके पास नहीं होता है। जिया कहती है कि शुरुआत से ही मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया था। फैमिली वालों ने अरेंजमेंट कर दिया था, तो मैं शादी करके एक पत्नी धर्म निभा रही थी। इसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, उसके बाद तो कभी भी मैं उसके साथ रहना पसंद ही नहीं करूँगी। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कितना अच्छा होता अगर जिया उसकी फीलिंग को समझ पाती तो, लेकिन वो उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से अगले दिन जियाओ के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। उन्हें फ्लैशबैक में याद आता है कि जियाओ की मौत की खबर सुन कर के वो दोनों तो डिप्रेशन से ही गुज़र गए थे। उनकी इकलौती बेटी थी वो, लेकिन इस जन्म में वो लोग ठीक हैं। उन्हें देख कर के वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मॉम डैड रोहन ने मुझे धोखा दिया था, इसी वज़ह से मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। उसकी फैमिली उसके इस डिसीज़न में उसको सपोर्ट करती है, लेकिन उसे ब्लाइंड डेट्स पे भी जाने के लिए बोल रही थी। वो कहती है कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूर ही ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी-अभी टूटा है। जिया अपने मॉम डैड को सिर्फ़ खुश करने के लिए ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और सोच रही होती है कि शायद इससे वो लोग थोड़ा सुकून कर सके। अगले दिन से जिया को ब्लाइंड डेट्स पर जाना था। ये बात मोइन को पता चलता है। और जिस जगह पे जिया ब्लाइंड डेट पर गई थी, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जिया को एक बंदा वहाँ पसंद आ गया था और वो उसे अपने ब्लाइंड डेट के लिए फाइनल कर लेती है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस बंदे की एक्स गर्लफ्रेंड आकर के तमाशा करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हालाँकि उसने उससे कब का ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन वो साइको की तरह उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन फिर भी जिया इन बातों को इग्नोर करके अपने उस ब्लाइंड डेट को फाइनल करने का बात करती है। लेकिन तभी यहाँ पर मोइन आ जाता है और उसे खींचते हुए ऊपर कमरे में लेकर के जाता है। रोहान ये चीज़ देख लेता है और सोचने लगता है कि ज़िया और मोइन का आखिरकार क्या ही कनेक्शन हो सकता है। कमरे में ले जा कर के गुस्से में वो ज़िया को किस करता है और कहता है कि तुम किसी और को हाँ कैसे कह सकती हो? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मेरी फीलिंग? ज़िया के पास उससे एग्रीमेंट लेटर दिखता है। वो कहती है कि मैंने उस बंदे को सिर्फ़ एग्रीमेंट का ही फियांसे बनाया है ताकि मेरे पेरेंट खुश हो सकें। मोहन कहता है कि अगर तुम्हें किसी को बाय एग्रीमेंट हस्बैंड या फियांसे बनाना ही है, तो तुम मुझे क्यों नहीं चूज़ करती हो? उससे अच्छी पोज़ीशन पर भी मैं हूँ, मेरा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहेगा। तो वो उसके बाद अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कि उसकी फैमिली उससे पूछ रही थी ब्लाइंड डेट कैसा रहा? तो मोहन अपने सारे पॉइंटर लोगों को लेकर के आ जाता है। उसके मॉम-डैड को इम्प्रेस करते हुए बोलता है, एक्चुअल में वो जिया से शादी करना चाहते हैं। उसके ओहदे को देख कर के शुरुआत में उसके मॉम-डैड थोड़ा-सा घबराते ज़रूर है क्योंकि वो बहुत ही हाई-फाई फैमिली से बिलॉन्ग करता था। तो फिर आखिरकार वो ज़िया जो कि डाइवोर्स्ड है, उसे क्यों चूज़ कर रहा है?
उसकी फैमिली के सामने, यानी जियाओ की फैमिली के सामने उसकी फैमिली को मोइन सच्चाई नहीं बताता है। बस उसे ये कहता है कि वो जियाओ को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसकी फैमिली कुछ सोचने समझने के बाद मोइन और जियाओ के रिश्ते को हाँ कह देती है। जियाओ कहती है भूलना मत, हम दोनों सिर्फ बाई एग्रीमेंट ही कपल है। मोइन कहता है हाँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए तो मैं बाई एग्रीमेंट भी कपल बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो उसके मॉम डैड को यही कहता है कि वो जियाओ से रियल में शादी कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि फाइनली उनकी बेटी की टेंशन खत्म हो गई है। मोइन के इन्फ्लुएंस में, उसके पावर की वजह से, तो रोहन उसे कभी भी परेशान भी नहीं कर पाएगा। कुछ देर फैमिली से बात करने के बाद फिलहाल मोयन अपने ऑफिस के लिए चले जाता है। अगले कुछ दिनों में मोयन और जियाओ की शादी होने वाली थी। जियाओ के मॉम डैड उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। अपने हाथों से कुछ कढ़ाई वगैरह कर रही थी जियाओ की मॉम। जियाओ के लिए उसकी बातें सुनकर के जियाओ यहाँ पर मोइन को कहती है हमें हमारे शादी का इश्तेहार सब जगह बंटवाने होंगे। मोइन खुश हो जाता है ये सोचे कि शायद जियाओ उसके रिलेशनशिप को लेकर के सीरियसली सोचे, बट वो ये सब कुछ अपने मॉम डैड के लिए कर रही थी। ये बातें यहाँ पर रुआन और उसकी फैमिली तक भी पहुँचती है और उन्हें काफ़ी गुस्सा आने लगता है। हमें गरीब करके जियाओ खुश कैसे हो सकती है, और वो लोग जियाओ से रिवेंज लेने का प्लान करते हैं कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से यही तो सोच रही होती है। वो लोग एक बड़े ऑफिशियल को अपने घर बहाने से बुलाते हैं और जियाओ की बुराई करते हुए कहते हैं कि मोइन जैसे अच्छे इतने बड़े ऑफिशियल से जियाओ डिवोर्स होने के बाद कैसे शादी कर सकती है। एक्चुअल में कोई ना कोई रिलेटिव था वो मोइन का, इसी वजह से वो लोग उसे भड़का रहे होते हैं और यहाँ पर चाह रहे थे कि वो कैसे न कैसे करके मोइन और जियाओ की शादी को रोक दें। फाइनली हम लोग वो शादी वाला दिन देखते हैं जहाँ पर कि जियाओ दुल्हन के ड्रेस में रेडी-वेडी हो करके तैयार हो रही थी। मोइन ने उससे कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे, जो कि काफ़ी कॉस्टली था, और जियाओ उसके इस गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे अपनी लाइफ में कभी ये दिन भी देखने के लिए मिलेगा। इतना बड़ा ऑफिशियल उससे शादी करना चाह रहा है। उसके रिलेटिव्स वगैरह भी यहाँ पर आए हुए थे। जियाओ थोड़ी-सी नर्वस थी, तभी रोहन अपनी फैमिली को लेकर के आ जाता है और यहाँ पर वो जियाओ की बुराई करने लगता है और कहता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, डाइवोर्स होकर के इतने अच्छे इंसान से तुम शादी कर रही हो। तभी मोइन यहाँ पर जियाओ के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है तो तुम्हें क्या जा रहा है? मैं जिया से प्यार करता हूँ और उससे अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ। लगता है कि मेरी वार्निंग तुम लोगों को समझ में नहीं आई। मैंने पहले ही बोला था, अगर तुम लोगों ने जिया को परेशान किया तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। ये बोलते हुए जियाओ को वहाँ से शादी करने के लिए लेकर के जाता है। इधर अब रूहान और क्यू में पैसे को लेकर के मोस्टली लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। गुस्से में रूहान यहाँ पर क्यू को धक्का दे देता है और उसके पेट में चोट लग जाता है। जहाँ पर कि उसके पेट में काफ़ी ज़बरदस्त चोट लगता है और वो दर्द से परेशान हो जाती है, तो फिर रुआन उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। शादी वाली रात यहाँ पर मोयन कमरे में ड्रंक होकर के आने की एक्टिंग करता है ताकि वो जियाओ के साथ एक पीसफुल नाइट स्पेंड कर सके। लेकिन जिया रोमांस करने के बजाय मोयन का फिक्र करने लगती है कि इतना ड्रिंक करने की वजह से कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। इसी वजह से वो मोहन को आराम करने के लिए बोलती है। उस रात तो उनके बीच कुछ नहीं होता है, लेकिन मोहन को जियाओ के साथ नींद नहीं आई थी। सबको तो वो यही बता रहा था कि उनका हनीमून बहुत अच्छा रहा है ऑफिस में। ये बातें सुनकर के रुआन को यहाँ पर काफ़ी जेलस फील होने लगता है और यहाँ पे रुआन को ये सुनाने के लिए तो वो लोग एक्चुअल में ये बातें बोल रहे थे। ये बातें यहाँ पर क्यों तक भी पहुँची और वो बहुत ही गुस्सा थी कि वो ऐसे गरीब की ज़िंदगी जी रही है अमीर होकर के भी, और यहाँ पर जियाओ इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे जी रही है। उससे वो उससे रिवेंज लेने का प्लान करती है। रूहान अब हर रोज़ बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये गरीब की ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। जियाओ की लाइफ अच्छी बीत रही होती है, वो और मोयन खुशी-खुशी अपना दिन काट रहे थे। मोयन ने जियाओ के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह का भी अरेंजमेंट किया था। हालाँकि जियाओ को नहीं पता था, उसने उसके लिए सारे सरप्राइज़ेज़ का प्लान किया हुआ था। दोनों सबके सामने काफ़ी रोमांटिक कपल है, ये तो दिखा ही रहे होते हैं। जब वो मार्केट से लौट रही होती है तो रुआन जियाओ से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है, आई नो कि तुम मोयन से सिर्फ मुझे रिवेंज लेने के लिए शादी की हो। अगर तुम मुझसे प्यार कर रही होती तो अपने खानदान का इम्पोर्टेंट पेंडेंट उसे तुम ज़रूर दे देती। मोयन इनकी बातों को सुन रहा होता है। रोहन उसे याद दिलाता है, तुम्हें याद है बचपन में जब हम शुरू-शुरू दोस्त बने थे, तभी तुमने मुझे ये पेंडेंट दिया था और बोला था कि बड़े होकर के हम दोनों शादी करेंगे। जियाओ कहती है वो गलतफ़हमी थी तुम्हारी, मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता, मुझे बस खेलने के लिए एक बच्चा चाहिए था।
और मोइन मेरा हस्बैंड है, वो मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे जब उसे ये पेंडेंट देना होगा मैं ज़रूर दे दूँगी और ये पेंडेंट क्या है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस ऐसी वैल्यू नहीं है, इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन मोइन इन बातों को सुनता है तो उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि सच में यहाँ पर ज़िया उसे उतना ज़्यादा नहीं मानती है जितना कि वो रूहान से प्यार करती थी। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो मोइन बिल्कुल चुप था, उसे पता तो सब कुछ था लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। जिया को लगने लगता है कि कहीं उसने उनकी बातों को तो सुन नहीं लिया। मोइन से बात करने के लिए जाती है तो वो जेलस होकर के उसे किस करने लगता है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में इस पेंडेंट के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। मैं ये पेंडेंट खुद ही तुम्हें देने के लिए आ रही थी, लेकिन लगता है कि उससे पहले ही तुमने शायद रूहान की बातें सुन ली। वो कहता है हाँ, वो कहती है कि तुम्हें उसकी बातों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बस ऐसे ही बकवास करते रहता है। इधर हम लोग देखते हैं कि रोहन हर रोज़ इतना ड्रिंक कर रहा था जिस वज़ह से कि एक तो ऐसे ही उनके पास पैसे नहीं थे और ऊपर से उसके घर की फैमिली हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी होती जा रही होती है। अगली सुबह जब जिया जगती है तो देखती है कि मोइन घर पे नहीं है। वो उसे नोट छोड़ के गया था कि वो ऑफिस जा रही है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअल में मोइन को और जिया के मॉम डैड को रुआन और उसकी फैमिली ने किडनैप कर लिया है। ये खबर मिलते ही वो बहुत ज़्यादा वाली परेशान हो जाती है और अब तक उसने जो कुछ सीखा था सब कुछ का इस्तेमाल करने के लिए मोइन और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। मोइन को पता चलता है कि कोई जिया को इस तरीके से फंसाने का कोशिश कर रहा है, तो वो उसे सेव करने के लिए उस प्लेस पर पहुँचता है। जब जिया वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि केवल यहाँ पर रोहान ने उसके मॉम डैड को ही किडनैप किया है और मोइन यहाँ पर नहीं है। वो समझ जाता है कि वो मॉम डैड का बहाना बना करके उसे यहाँ बुलाना चाहता था। क्यों कहती है बस बहुत हो गया अब तुम्हारा, यहाँ पर अब ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तुम्हारी वजह से हम गरीब हैं। वो यहाँ पर इस तरीके से जिया पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मोइन आ जाता है। यहाँ आते ही वो उन दोनों को शूट कर देता है जिस वज़ह से कि उनकी जान चली जाती है। जिया को ये लोग गलत तरीके से फँसा रहे होते हैं तो वैसे भी वो एक क्रिमिनल ही हुआ है। मोहन जिया और उसकी फैमिली को सेव तो कर लेता है लेकिन वो जिया से बहुत ही गुस्सा था। उसने बिना कुछ चीज़ों को ही पता लगाए अकेले ही जंग लड़ने के लिए चली गई। वो उसे काफ़ी गुस्सा था यहाँ पर। अब जिया उसे मनाने के लिए उसके सेक्रेटरी के थ्रू एक बॉक्स भेजती है और कहती है कि मोहन को बोलना है इस बॉक्स को बस वो ओपन करके देखे। मोहन शुरुआत में ओपन नहीं कर रहा था लेकिन जिया के कहने पर वो उसे ओपन करता है तो उसे वो इयररिंग मिलती है जिसका कि एक पार्ट मोहन के पास था। वो समझ जाता है कि जिया को सब कुछ याद है, वो उसे पहचान चुकी है। वो खुश होकर के कमरे के बाहर आता है और जिया को हक कर लेता है। आफ्टर दैट रोहन और क्यू का तो खात्मा हो ही चुका है। मोइन और जिया यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के इन द एक्सप्लेनेशन में।